नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इटावा की घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जिसकी वजह से शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। अब तक 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी की जाति नहीं, उसका अपराध देखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जातिवादी राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि यूपी सरकार की किसी को न बचानेंगे और न ही फंसाएंगे की नीति पर काम कर रही है। बिना सच्चाई सामने आए अखिलेश यादव ने इस मामले को सीधे जातीय रंग देने की कोशिश की। ब्राह्मण समुदाय पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। इटावा में भगवता आचार के संबंधित कुछ दिन पूर्व हुई घटना को लेकर के आज वहां जिस तरह की घटना को अंजाम देने का काम एक समाज के लोगों ने किया है और जो घटना उस गांव में घटित हुई है उसके विषय में कुछ चीजें सरकार की ओर से हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये स्पष्ट किया है और जैसी कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री की नीति रीत रही है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार ने कोई कार्य, कोई व्यवस्था कभी जात के आधार पर नहीं बल्कि अपराधी के अपराध के आधार पर करने का काम किया है। जातवादी राजनीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है और न आगे करने वाली है। इटावा की घटना की सूचना जैसे ही हुई उसके बाद तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद वहां अधिकारियों ने उस पर विवेचना शुरू की। 4 लोगों को उसमें गिरफ्तारी की गई। आज उसके बावजूद जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने इस घटना को बिना तथ्यों को सोचे समझे या परीक्षण किए एक इस घटना को जातवादी रंग और रूप देने का अपने बयान से प्रयास शुरू कर दिया। उन सब के आधार पर, उन सब बातों के आधार पर, उन सब चीजों के आधार पर उस गांव में आज जिस तरीके से स्थानीय उपद्रवियों ने जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में बहुत ही अप्रिय घटना वहां घटित हुई है। पर्याप्त पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया। उस घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पे हैं, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है और अब तक 15 उपद्रवियों को आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडई करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। यूपी सरकार ने हमेशा आज भी जो गिरफ्तारी है उसमें भी जो चिन्हित लोग हैं, जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी की है। अपराधियों की गिरफ्तारी की, इस जात विशेष से कोई लेना देना या सरोकार नहीं रहा है। आगे भी जो भी इस घटना को लेकर के कार्रवाई होगी वो अपराधियों के और अपराध में संलिप्त प्रूव्ड लोगों के खिलाफ होगी। किसी भी प्रकार जातीय भेदभाव के आधार पर पुलिस प्रशासन या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी हम सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन इसमें एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया,
और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहां के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूं कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। जैसा कि हमेशा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से समाज को जात में, वर्गों में बांटने का काम हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि सनातन संस्कृति का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हमेशा बिना किसी जात वर्ग के आधार के हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को संरक्षण देने का काम किया है। उन सब लोगों को जो विकास चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो समाज में प्रगति का रास्ता चाहते हुए प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उन सबको बढ़ावा देने का काम, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करती है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहां जो उस गांव में जाकर के एक वर्ग विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हो, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी। लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। ये सही है कि आजकल कुछ लोगों को बहुत छटपटाहट इस बात की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, किस तरीके से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने तरक्की के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आज सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बन गया। उनको छटपटा इस बात की है कि किस तरह हमें सत्ता प्राप्त हो और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम ओछे हथकंडे समाज में टकराव पैदा कराने के, सामाजिक वातावरण खराब करने के, इस तरीके से करके वो उस प्रदेश को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जिस दौर में उन्होंने 2012 से 17 के बीच में, जहां गुंडई, अराजकता, जमीन और कब्जे, दंगाइयों का प्रदेश, वो सब चीजें उत्तर प्रदेश में देखी थी। और जिन कारणों से उत्तर प्रदेश, उन्हीं सब कारणों से कि जो माफिया तंत्र हावी था, जो लोगों को अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जुल्म ज्यादती हुई, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, धर्म और जात के लोगों ने एक मत होकर के उत्तर प्रदेश से ऐसे दल को सत्ता से 17 के चुनाव में बेदखल करने का काम किया था। आज पुनः उससे सबक न लेते हुए वो लोग पुनः जातीय अनुमान पैदा करके, जातियों में विभक्त करके उत्तर प्रदेश को पुराने दौर में पहुंचाने का प्रयास अपने राजनीतिक हितों के लिए और सत्ता में पुनः वापसी की छटपटाहट में करने का काम कर रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान की जा रही है, जिन्होंने आज ये दुस्साहस किया है, सत्ता को चुनौती दी है, शासन को चुनौती दी है, पुलिस व्यवस्था को चुनौती दी है, अराजकता पैदा करने का काम किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक एक उस व्यक्ति को जो उस घटना में सम्मिलित था हम कठोर कार्रवाई करेंगे और 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। देखिए, जहां तक जात और धर्म के लोगों का आदर करने का विषय है, तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महर्षि वाल्मीकि की पूजा प्रथा से लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ हम निभाने का काम करते हैं। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास की पूजा को विशेष स्थान दिया जाता है और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चाहे अयोध्या का हमारा एयरपोर्ट हो, चित्रकूट में उनका स्थान हो, उसको विशिष्ट महत्व देते हुए हमेशा उनको सम्मान देने का काम किया है। एक और हमने महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दिया है तो महर्षि व्यास जी को भी सम्मान दिया है। कभी भी हम लोगों ने जात के आधार पर सनातन को बांटने का काम नहीं किया है। सनातन हमेशा समाज को एकजुट रखने का, सभी वर्ग, धर्म और जात के लोगों को एकजुटता के साथ राष्ट्र में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही एक कारण है कि चाहे प्रभु रामचंद्र ने रैदास और कबीर को अपना शिष्य बनाया, जबकि ये दोनों ब्राह्मण समाज के नहीं थे।
सनातन धर्म जात नहीं गुणों का सम्मान करता है। संत रैदास और कबीर को हमने हमेशा संत और ईश्वर की वाणी में रखते हुए उनकी पूजा की है। सरकार ने संत रविदास के लिए बनारस में उनकी जन्मस्थली पर स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कराया है। वहीं लालपुर में उनकी प्रतिमा का निर्माण, रविदास जयंती समारोह, पाठ्यक्रम में समावेश संबंधी कार्य किए हैं। और हमेशा हम लोगों ने दबे कुचले शोषित समाज के संतों को सम्मान देते हुए उनके पैर पूजन, पैर धोने तक का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया है। उनको सम्मान देने का काम किया है और उन्हीं सम्मान के साथ हम हर वर्ग धर्म के जाति के लोगों को पूरी तरह सम्मान देने का काम करते हैं। जबकि इसका ठीक विपरीत सपा सरकार में हिंदू दलित राजनीति के महापुरुषों का नाम बदल के अतताइयों के नाम पर रखा जाता था। संत कबीर नगर में संत कबीरदास जी के लिए मगहर में अकेडमी, शोध संस्थान का निर्माण, कबीर मेला, सामाजिक सुधार, ये सारे कार्य अम्बेडकर जी के लखनऊ में ऐशबाग में नया शोध संस्थान और स्मारक बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी महापुरुष का, किसी संत का, किसी भी धर्माचार्य का कभी भी असम्मान नहीं किया, बल्कि सम्मान की दृष्टि से सदैव सम्मान देने का काम किया है और आगे भी इसी पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। निश्चित रूप से चाहे वो हमारे महाकुंभ का यदि आयोजन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वहां कर्मकार थे उनकी बिना जात पूछे सभी को सम्मान और उनके चरण स्पर्श करके सफाई कर्मियों का चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर उन्हें भी सम्मान देने का काम किया है। आज समाज में यदि हम बात करें तो जय गुरुदेव बाबा रामदेव जी, इनको भी हम लोगों ने समाज और जात के आधार पर सम्मान नहीं दिया। इनका भी सम्मान हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा समाज एक संत के रूप में मान्यता देते हुए इनको भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज दुखद यह है कि समाजवादी पार्टी की जो परंपरा रही है, इसका जो चाल चरित्र ठहरा रहा है, उसी को लगातार जिसमें जात और वर्ग का भेदभाव करते हुए जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म के अनुयायियों को बांटने का काम किया है, वही लगातार आज करने का प्रयास इस घटना में किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। कौशाम्बी में पाल समाज के साथ जो घटना हुई थी, जिसको जातीय दंगे के रूप में देने का प्रयास किया गया, ये भी अखिलेश जी के प्रेस के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा, ट्वीट के द्वारा आपने देखा होगा। जबकि राजू पाल, उमेश पाल जी, जिनकी निर्मम हत्या अतीक अहमद के द्वारा की गई थी, उसको भी संरक्षण सबको पता है किसकी पार्टी में थे और किसके द्वारा संरक्षण देने का काम किया गया था। हम लोग केवल ये आग्रह करते हैं सभी प्रदेश के संगठनों से, विपक्ष से, प्रदेश के हर नागरिक से कि वो इटावा में खासकर अभी हुई घटना को, तथ्यों को समझें, सरकार की कार्रवाई को देखें और किसी प्रकार से तथ्यात्मक रूप से जाने बिना बहकावे में आकर, भ्रम में आकर के झूठी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। निश्चित रूप से सरकार न्याय करेगी। जो भी दोषी होंगे, चाहे उस धर्म आचार के जो वेदाचार थे उनके साथ हुई घटना के लिए या आज जो पटरी में द्वारा की गई घटना के लिए जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ प्रभावी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करेगी, अपराधियों के खिलाफ करेगी। किसी को जात वर्ग के आधार पर न बचाएगी और न प्रताड़ित करने का काम करेगी। ये हम आश्वस्त करते हैं और हम तो अखिलेश जी से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे संवेदनशील विषय पर सरकारें आती। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए यूथ अड्डा के लोकार्पण, सीएम युवा के मोबाइल ऐप के शुभारंभ और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी कि यूपीआईटीएस के तृतीय संस्करण की कंट्रेन-रेजर सेरेमनी हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुझे प्रसन्नता है कि आज एमएसएमई डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश अपनी इस पुरातन पहचान को
अपनी विरासत के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है, लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देकर के उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। ये नया अवसर एक नई पहचान है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश में इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलकर के एक्सपोर्ट के एक नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्सपोर्ट 80 से 85 हजार करोड़ के बीच में था। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी 17 के पहले। आज ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ कर रही है। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में यहां की जो जीडीपी थी वह केवल 12,75,000 करोड़ थी, आज यह लगभग 31 लाख करोड़ की हो गई है। आधार क्या बना? बेहतरीन कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अंगीकार करते हुए किए गए कार्य, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विरासत को पहचानने का एक प्रयास। और उसी का परिणाम था कि जब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे।
पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर भी मिल गया है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। यह जो गारंटी उन्हें दी जा रही है, इस बात को लेकर के, और आज तो आपने देखा होगा हमने जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो एक नई स्कीम लागू की, सीएम युवा के नाम पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है, और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।